गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है पुष्पांजलि सिंह और एग्री सक्सेस पॉइंट जयपुर में आज आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन आपका एग्रोनॉमी में पढ़ना होता है, ये एग्रोनॉमी का टॉपिक है और इरिगेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम इरिगेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन किसको बोलते हैं? जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं सिंचाई। यानी कि सिंचाई क्या होता है? इसका है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यानी कि कृत्रिम रूप से जो खेतों के अंदर जो दिया गया हुआ पानी होता है उसी को हम इरिगेशन बोल देते हैं या फिर सिंचाई बोल देते हैं। हम जिस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कि इरिगेशन है, यानी कि आपके खेत है, फील्ड है, वहाँ पे हम पानी दे रहे हैं, थ्रू ड्रिप के दे रहे हैं या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन दे रहे हैं या फिर कोई और अदर मेथड से दे रहे हैं या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो कि प्रिसीजन के आजकल जो कि काफ़ी चलन में है, सारा काम है जो ऑटोमेटेड तरीके से होता है, उसमें ऑटोमेटिक तरीके से पानी दिया जाता है, जिसको हम प्रिसीजन इरिगेशन भी बोल देते हैं। उसके जरिए जो खेत में हम पानी देते हैं उसी को ही हम इरिगेशन बोलेंगे। यानी कि खेत में अब जो भी पानी है वो आर्टिफिशियल तरीके से, इसमें हम जो अपनी रेनफॉल है वो एक्सक्लूड करते हैं, मतलब रेनफॉल अपनी इसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जो रेनफॉल से अगर जो भी अपने खेत इरिगेट हुए हैं या रेनफॉल यानी थ्रू बारिश के जरिए जो भी अपने इरिगेशन हुआ है वो आर्टिफिशियल नहीं बोला जाएगा, उसको नेचुरल इरिगेशन बोला, मतलब इरिगेशन बोला ही नहीं जाएगा उसको, वो एक नेचुरल जरिया है, यानी कि एक प्राकृतिक जरिया है। बट जो हमारा इरिगेशन होता है उसमें हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो अब अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप ग्रोथ एंड द क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज द इरिगेशन। फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो भी फसलों की प्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए जो भी हम खेत में आर्टिफिशियल तरीके से पानी देते हैं वही आपका इरिगेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें, जैसे कि फव्वारा विधि की बात करते हैं या फिर जो ड्रिप की बात करते हैं, ड्रिप लाइनें सबने देखी होगी ओरचार्ड में, तो ज़्यादातर अपने जो ओरचार्ड्स है, मतलब अपने फलों के जो बाग है उधर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो ड्रिप का जो आपका मैथड है इरीगेशन का वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है? तो जो आपका ड्रिप मैथड है इरीगेशन का वो सबसे ज्यादा आपका ओरचार्ड में यूज किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। फिर हम बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स की, एक अपना इंडियन इंस्टीट्यूट, एक अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। यानी कि वाटर का जो मैनेजमेंट है अपना इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट करता है, जो मेजर इंस्टीट्यूट है, और जो अगर वर्ल्ड की बात करें यानी विश्व की लेवल की बात करें तो विश्व पे इंटरनेशनल वाटर का मैनेजमेंट जो वाटर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट करता है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में IIWM भी बोल दिया जाता है। ये जो भी अपने भारत का मेजर इंस्टीट्यूट है जो कि वाटर मैनेजमेंट करता है। तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो काफ़ी बार पेपर में पूरा नाम ना पूछ के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट ना पूछ के, कई बार ये IIWM भी लिख देते हैं। तो आपको इसका जो शॉर्ट है IIWM वो भी आपको पढ़ना है, देख लेना। ये अपना जो इंस्टीट्यूट है वो है ओडिशा में। दूसरा अपना अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो अपना इंटरनेशनल जो वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है यानी IWMI बच्चों वो कहाँ पे है? वो है आपका श्रीलंका। जो वाटर मैनेजमेंट के जो दो इंस्टीट्यूट अभी अपन ने बात करी, एक इंडियन इंस्टीट्यूट जो कि ओडिशा में है, दूसरा अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो कि है अपना श्रीलंका में। ये दो मेजर इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि एक इंडिया का बता दिया, एक इंटरनेशनल का। ये और भी अपन को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पढ़ने पड़ेंगे इरीगेशन में, लेकिन ये दो बेसिक है जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। थर्ड पे अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब इरिगेशन बच्चों हमने पढ़ लिया है कि इरिगेशन किसको बोलेंगे, कि जो भी आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर अपन खेत में जो भी कृत्रिम रूप से अपन पानी देते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन और ग्रोथ पर्पज के लिए वो आपका इरिगेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी इरिगेशन के जो अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट इंडिया जो चलते हैं उसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इनको स्पेशली मेजर इनके 3 भागों में बांटा गया है। पहले अपना माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनर का मतलब जो साइज में छोटा हो। दूसरा है अपना मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। थर्ड वन है अपना मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर मतलब जो कि मुख्य इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि मेन। यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इरिगेशन प्रोजेक्ट का वो एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग किया गया है, यानी कि कितना अपन फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की बात करें तो मतलब कितने हमारे पैसे उनमें इसमें इन्वेस्ट हुआ है उनमें। तो अगर हम फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के आधार पे इन
जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है इनका क्लासिफिकेशन करा गया है। सेकंड उसमें ये देखा कि कितना जो एरिया है वो हम इरिगेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मतलब ये जो पूरा जो क्लासिफिकेशन है प्रोजेक्ट का वो देखेंगे फाइनेंशियल टर्म में, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से प्लस अपने एरिया के हिसाब से, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से कि कितना एरिया है। CCA का मतलब है कल्चरल कमांड एरिया, यानी कितना एरिया और कितना एक्सपेंडिचर अपना लगा है। तो अपना जो इसमें जो इसका क्लासिफाइड करा गया है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करा गया है। फर्स्ट वन है अपना माइनर, यानी कि अपना माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये आपको डेटा है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। मैंने समझने वाला जो आपको था वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि अपने जो खर्चे के हिसाब से इनको देखा गया, उधर अपना क्षेत्र के हिसाब से इनको देखा गया है। अब आपको यहाँ पे देखना कि जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये डेटा आपको ऐसे के एज इट इज इसको रटना पड़ेगा या आपको इसको एग्जाम्स के लिए याद करना पड़ेगा। जो अपना माइनर है इसका जो एरिया 2.5 मिलियन रुपीस का है। अगर इसकी पैसे की बात करें जो अपना माइनर वाला वो 2.5 मिलियन रुपीस है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग बात करें। और जिसमें जो एरिया आता है कल्टिवेटेड या कल्टिवेबल एरिया जिसको बोल देते हैं कल्चरल कमांड एरिया या कल्टिवेबल कमांड एरिया, वो अपना आता है 2000 हेक्टेयर, यानी कि 2000 हेक्टेयर। जो दूसरा अपना प्रोजेक्ट है वो है अपना मीडियम प्रोजेक्ट, जिसमें अपने पैसे मतलब जो पैसों का इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 से 50 मिलियन रुपीस। माइनर में बच्चों ध्यान रखना 2.5 मिलियन था, मतलब 2.5 मिलियन से कम था। जो अपना मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें है 2.5 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक। और इसमें एरिया थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज बढ़ गया है, पैसे बढ़ गए हैं, तो एरिया भी बढ़ गया अपना 2000 से 10,000 हेक्टेयर। थर्ड है अपना मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो मेजर है जो सबसे, तो उसमें जो पैसे अपने 50 मिलियन रुपीस, यानी मोर देन 50 मिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। प्लस इसमें जो एरिया है वो 10,000 हेक्टेयर है। तो आपको ये तीनों जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एज इट इज इसको रटना पड़ेगा या आपको इसको याद करना पड़ेगा कि माइनर, मीडियम, मेजर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के हिसाब से इरिगेशन प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करा है, प्लस एरिया के हिसाब से पहला वन अपना माइनर है, दूसरा मीडियम, तीसरा मेजर। पैसे याद, जो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 मिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। जो अपना सेकंड मीडियम प्रोजेक्ट है वो 2.5 से 50 मिलियन का है। जो मेजर प्रोजेक्ट है वो मोर देन 50 मिलियंस का है। और एरिया 2000 हेक्टेयर, 2 से 10,000 हेक्टेयर, मोर देन 10,000 हेक्टेयर। तो बच्चों आप इसको लिख लो या आप इसको नोट कर लो। साथ में आपको ये और पढ़ना पड़ेगा कि जो हेक्टेयर होता है, आप ध्यान रखना कि 1 हेक्टेयर में करीबन 2.5 एकड़ होते हैं। ये कुछ कॉमन से बेसिक से क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितने हेक्टेयर होते हैं या कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। तो बच्चों आप ये भी नोट कर लो, आपको ये तो नोट करना ही है। मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा मेन एग्जाम्स के लिए मैं वही आपको बता रही हूँ। जो साथ में आपको देखना है वो आपको ये है कि 1 हेक्टेयर में, अगर हेक्टेयर की बात करें, मैं वापस आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम में आजकल यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए या फिर जो फैक्ट वाले हो गए या डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पढ़ते हुए चलना है। अगर मैं हेक्टेयर की बात करूँ तो 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, करीबन 2.5 एकड़ होते हैं। इन चीज़ों को आप याद रख लेना या लिख लेना। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, या अगर स्क्वायर मीटर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। वो आप सबको पता होगा, 10,000 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर हम एकड़ की बात करें तो जो 1 हेक्टेयर में अपने 2.5 एकड़ होते हैं बच्चों। और हम हेक्टेयर की अगर स्क्वायर मीटर में बात करें कि 1 हेक्टेयर में कितना एरिया आएगा, स्क्वायर मीटर में बात करें तो 1 हेक्टेयर में हमारे 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया आएगा। ये आप नोट कर लो, या फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, जो कि हमारा आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है। अगर हम इरिगेशन पढ़ रहे हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा कि जो पानी है वो किस तरीके से डिवाइड करा है, वो किस रेंज में है, उनकी वैल्यूज पढ़नी पड़ेगी। आप सबने नोट कर लिया होगा आई होप बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, यानी कि हम जो पानी देते हैं अपने खेत में, अपने फील्ड में, या हम जो अपना खेत है या फील्ड जो इरिगेट करते हैं, तो वहाँ पे जो पानी है अंदर किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या उधर पानी के अंदर सॉइल के अंदर जाके वो पानी किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन सा पानी पौधों को अवेलेबल होता है, कौन सा पानी है जो कि ड्रेन आउट हो जाता है। तो अलग अलग है, हम पढ़ेंगे सारे जो अपने सॉइल वाटर है, यानी कि जो पानी अपन ने सॉइल में दे दिया है, यानी कि ये सॉइल वाटर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। जो बच्चों अपना फर्स्ट वन है वो है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर
सबसे पहले हम इसकी रेंज पढ़ लेते हैं। इसकी जो रेंज है -1/3 बार। आपको ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है आपका, उसकी जो रेंज है वो क्या है, तो वो आएगी आपकी 1/3 बार, या 1/3 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम बोल देते हैं उससे कम। अब बच्चों ये पढ़ेंगे कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वह होता क्या है। ग्रेविटेशनल वाटर वो पानी होता है जो वाटर हम जो सॉइल के अंदर, मान लो कि अपना खेत है या अपना फील्ड है, अपन ने उसमें क्या करा, पानी दिया खेत में, तो सारा का सारा पानी तो सॉइल होल्ड करके रखती नहीं है, तो कुछ जो पानी का हिस्सा है वो क्या है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, यानी कि अपना जो अंदर जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ड्रेन आउट हो जाता है, यानी नीचे की तरफ चला जाता है। वो पानी अपने पौधों को बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है, वो अपने पौधों के लिए वो पानी कोई काम का नहीं होता है। तो जैसे ही हमने फील्ड में पानी डाला और जो ग्रेविटी की वजह से जो पानी नीचे की तरफ, उसको बोल सकते हैं परकोलेट हो गया हो या अंदर की तरफ चला गया हो, नीचे से ड्रेन आउट हो गया हो, उस पानी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। यानी वो पानी, वाटर डेट मूव्स, जो कि मूव करता है फ्रीली, यानी बिल्कुल फ्रीली अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी या टुवर्ड्स द ग्रेविटी। यानी इस पे जो फोर्स लगता है, जो अपना ग्रेविटेशनल वाटर है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी पानी को हम बोल देंगे ग्रेविटेशनल वाटर। यानी वो वाला पानी जो अपने पौधों को अवेलेबल नहीं हुआ है, जिससे हमने फील्ड या खेत को या क्रॉप को इरिगेट करा है, वो पानी सॉइल में जाते ही सीधा ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ बह गया है, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल ड्रेन आउट हो गया है, पौधों को वो अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर हम पौधों की क्रॉप की ग्रोथ की बात करें या क्रॉप के प्रोडक्शन में बात करें तो इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है ये पानी में। ये वन वर्ड में हम बोले तो पानी सॉइल में ठहरता ही नहीं है, वो नीचे की तरफ ड्रेन हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो पानी जो मूव, यानी कि जो मूव करता है, मूवमेंट करता है फ्रीली, बिल्कुल फ्री टुवर्ड्स दी या अकॉर्डिंग दी ग्रेविटी, या तो ग्रेविटी की तरफ या अकॉर्डिंग ग्रेविटी, इसी को हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलेंगे। रटने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो पानी मूव ही ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कर रहा है, यानी जिसपे ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी को हम बच्चों ग्रेविटेशनल वाटर बोलेंगे। तो इसके जो डेफिनेशन है उसी के से हम पता कर पा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा पानी होता है। आपको इसमें जो पढ़ना है उसकी डेफिनेशन आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको ये समझनी है। जो इस पूरे के पूरे जो इसका जो नाम है इस पानी का, उसी के अंदर हमको पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है। आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो आपको यहाँ पे रेंज पढ़नी है, क्योंकि हम अब आगे अलग अलग तरीके के पानी पढ़ेंगे कि कौन सा पानी ठहरता है, कौन सा पानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव कर जाता है, कौन सा पानी पौधों को अवेलेबल हो रहा है, कितने तरीके के पानी होते हैं। तो सबकी यहाँ पे जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रेंज किस में आएगी। जैसे अब हम बात करें ग्रेविटेशनल वाटर की, तो अगर तो -1/3 बार, या कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बोल देता है कि, तो जो अपना -1/3 बार है या इससे नीचे वाला जो पानी है वो ग्रेविटेशनल वाटर कहलाएगा। मैं आपको अलग से टेबल भी बाद में बना के बता दूंगी कि सारे जितने भी पानी है उनका क्या क्या रेंज है। तो बच्चों आप आई होप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जो आपका ग्रेविटेशनल वाटर है आप इसका एक बार रेंज लिख लीजिए। जो अपना सेकेंड वाटर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है अपना कैपिलरी वाटर, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या क्रॉप के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाटर है। जो अपना सेकंड पानी है वो है, ये फर्स्ट वाला ग्रेविटेशनल वाटर अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कोई काम का नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला वाटर है जिसको हम कैपिलरी वाटर बोल देते हैं, कैपिलरी वाटर,
बच्चों हमारा जो सेकंड पानी है, जो वाटर है, वो है, उसका नाम है कैपिलरी वाटर। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कैपिलरी वाटर क्या होता है। तो डेफिनेशन पे हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर दैट इज होल्ड बाय surface tension and it makes the film around the soil particles and we can say that soil grains। यानी वो पानी जो कि सरफेस टेंशन से, जिसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो सरफेस टेंशन लगता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमने खेत में पानी दिया, जैसे आप थोड़ा सा इस डायग्राम से समझ पा रहे हो कि जैसे अपना फील्ड है बच्चों, ये अपना फील्ड है, अपन ने यहाँ पे पानी दिया। तो ग्रेविटेशनल वाटर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पानी जैसे यहाँ से पानी जो नीचे की तरफ ड्रेन हो गया हो, यानी ग्रेविटी वाली डायरेक्शन में, ग्रेविटी के जो फोर्स के लगने की वजह से जो पानी नीचे की तरफ परकोलेट हो गया, निकल गया हो, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। लेकिन अब बात करें कैपिलरी वाटर की, जैसे हमने यहाँ पे पानी अप्लाई करा तो जो यहाँ पे पानी जो ठहर गया हो सॉइल में, यानी जो सॉइल के अंदर जो पानी ठहर गया हो, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ से, ये जो अपना सरफेस है, जो अर्थ का अपना सरफेस है, या बोल सकते हैं जो सॉइल का जो अपना सरफेस है, वो वाला फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। यानी कि इसके जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है। यानी कि जो सरफेस है इसकी, मतलब इसको बोलेंगे हम सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगने की वजह से, यानी ये जो सरफेस है अपनी सॉइल की, इसके वाला जो फोर्स है इसको हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। ये फोर्स लगने की वजह से जो पानी अपना मिट्टी में ठहर गया हो, वही पानी हमारा कैपिलरी वाटर कहलाएगा। तो ये जो पानी है इसको हम बोल सकते हैं डेट इज होल्ड बाय द सरफेस टेंशन, यानी वो पानी जो अपने सरफेस टेंशन फोर्स लगने की वजह से होल्ड हो गया है मिट्टी में होल्ड हो गया और मेक द फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल। और जो अपना हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके चारों तरफ एक फिल्म बना देता है। कि फिल्म बनाने की वजह से क्या होता है, अंदर उसके पोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, मैक्रोपोर्स होते हैं। जो माइक्रोपोर्स में जो पानी ठहर गया है, यानी कि जो कैपिलरी पोर्स बोल देते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से बता रही हूँ, मान लो कि ये अपने सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के अपने पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये पानी है ना, जो ये अंदर जो पोर्स दिख रहे हैं सॉइल के, इन पोर्स के अंदर ये पानी ठहर जाता है। बच्चों आप देख पा रहे होंगे, मैंने रफ सा डायग्राम बनाया सिर्फ आपके समझाने के लिए कि जैसे अपने सॉइल के पोर्स है, इन पोर्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसके अंदर जो पानी, जो माइक्रोपोर्स होते हैं, मैक्रोपोर्स होते हैं। जो कैपिलरी वाटर है हमेशा माइक्रोपोर्स होते हैं, नहीं जो छोटे साइज वाले पोर्स होते हैं, क्योंकि जो मैक्रोपोर्स होते हैं वो तो बड़े होते हैं, तो पानी उधर तो ठहरेगा ही नहीं। जो माइक्रोपोर्स होते हैं, जिनको कैपिलरी पोर्स भी बोल देते हैं, आप यहाँ पे ना नोट करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कई बार पूछ लेते हैं जो कैपिलरी वाटर है वो कौन से पोर्स में रहता है, तो वहां पे आपका आंसर जाएगा माइक्रोपोर्स। यानी कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो आप पोर्स है, मतलब पार्टिकल के बीच में जो पोर्स है, इनको हम बोल देते हैं कैपिलरी पोर्स बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी वाटर ठहर रहा है। तो इस वजह से इस पोर को हम कैपिलरी पोर्स भी बोल देते हैं, या फिर हम इनको माइक्रोपोर्स भी बोल देते हैं, यानी कि छोटे छोटे पोर्स जिसने क्या करा हुआ है, पानी को होल्ड करा हुआ है। अब बच्चों कैपिलरी वाटर, आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने फील्ड में पानी दिया तो जो सरफेस टेंशन, यानी जो अपना ऊपरी परत है, उसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से पानी अंदर सोइल ने होल्ड कर लिया है। क्योंकि उस पर एक तो फोर्स लग रहा है अपना सरफेस टेंशन, क्योंकि सारे पानियों पे फोर्स ही तो लग रहा है, तो फोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरा जो पानी है वो जो सोयल पार्टिकल के चारों तरफ उसने एक थिन फिल्म बना दी है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अराउंड द, मतलब इट मेक्स, यानी अपना कैपिलरी वाटर है, मेक्स द फिल्म यानी एक तरह की परत, फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल। ये हमने सॉइल पार्टिकल देखे, यानी जो अपने ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके अराउंड उसने क्या एक फिल्म सी बना दी है। और वी कैन सेल डेट एट सॉइल ग्रेन्स, यहाँ हम इनको सॉइल ग्रेन्स भी बोल देते हैं। सॉइल पार्टिकल और सॉइल ग्रेन तो एक ही बात है, यानी मिट्टी का दाना। उसके चारों तरफ जिस पानी ने फिल्म बना दी है, परत बना दी है, और वो उन पोर्स में ठहर गया है, उसी को हम कैपिलरी वाटर बोलेंगे। बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैपिलरी वाटर किसको बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया है, रफ सा डायग्राम बनाने की भी मैंने कोशिश करी है कि जो आपके कैपिलरी में वापस बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर थोड़ा फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि ये वो वाला पानी है जो
अपनी क्रॉप्स को मिलता है, अपने पौधों को मिलता है, अपने जो पौधों का जो ग्रोथ है या फिर अपना जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कौन से पानी पे है, तो वो अपना जो कैपिलरी वाटर है सारा का सारा इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यही वो पानी है जो अपने एग्रीकल्चर में सबसे काम का पानी है, क्योंकि यही वो पानी है जो सॉइल में जाके ठहर जाता है, यानी ना तो परकोलेट होता है, ना इनफिल्ट्रेट होता है, ना वो अनअवेलेबल फॉर्म में आता है। ये पानी हमेशा अवेलेबल रहता है, क्रॉप इसको यूज़ करती है और अपना जितना भी सारा जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन वाली जो एक्टिविटीज़ है उसकी सारी की सारी इस पानी से होती है, क्योंकि ये पानी अपना जो सॉइल में आके नीचे ठहर जाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के उनके बीच में जो स्पेस होता है उन स्पेस में ये पानी लॉक हो जाता है, मतलब लॉक नहीं बोल सकते, पानी अवेलेबल रहता है। तो पानी अगर सॉइल के अंदर ही तो वो सिंपल सी बात है वो क्रॉप को मिलेगा, अपनी जो क्रॉप की जो रूट्स है, अपनी जो प्लांट की जो रूट्स है वो इस पानी का अच्छे से यूज़ कर पाएगी, क्योंकि सारा का सारा तो अपने उसी पे होल्ड हो रखा है ये पानी सॉइल में। तो इस वजह से कैपिलरी वाटर है वो अपने सबसे काम का पानी इस वजह से हो गया, क्योंकि वो अपने एग्रीकल्चर में जो क्रॉप प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बच्चों रेंज आपको ध्यान रखनी है, जो कैपिलरी वाटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है -1/3 से लेके -31 बार। हमने ग्रेविटेशनल वाटर पढ़ा जिसकी हमने रेंज पढ़ी थी -1/3 या उससे जो कम वाली रेंज का पानी होता है वो अपना ग्रेविटेशनल वाटर होता है। अब हम सेकंड पे है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो सॉइल पार्टिकल्स ने होल्ड करा हुआ है, जिसके ऊपर सरफेस टेंशन यानी पूरा सरफेस का टेंशन लगा हुआ है, तो उसको हम कैपिलरी वाटर बोलेंगे। और हम अगर कैपिलरी और इसका जो रेंज होता है यानी कि पानी की जो अवेलेबिलिटी की जो रेंज है मतलब तो वो है अपना 1/3 से लेके -31 बार। और आपको हमेशा ध्यान है अगर आप कोई भी अगर अपन सॉइल वाटर पढ़ रहे हैं तो हमेशा बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी। अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि कैपिलरी वाटर की रेंज क्या है, मतलब सपोज करो कि अगर उसने ऑप्शन में पूछ लिया 1/3 से लेके माइनस नहीं लगाया उसने बच्चों में डेफिनेशन आप डिलीट कर रब कर रही हूँ, आप ना इसको लिख लिया होगा आपने कैपिलरी वाटर को। जैसे अगर वो पूछता है, अगर अपने ऑप्शंस आते हैं जैसे ये आ रहा है कि 1/3 या 1/3 से लेके 31 बार, फर्स्ट ऑप्शन अपना ये है। सेकंड ऑप्शन अपना ये है कि -1/3 से लेके -31 बार। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जितने भी सॉइल वाटर की वैल्यूज इनके सबके आगे आपका माइनस लगेगा। ये सारी की सारी वैल्यूज है वो नेगेटिव में होती है यानी कि माइनस में होती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी वैल्यूज आपके एग्जाम में आती है तो यहाँ पे आप माइनस को अच्छे से नोट करोगे। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है वही आपकी जो वैल्यू है वो सही होगी। अगर उसने ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं लगा रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए 1/3 से 31 दे दिया या फिर कोई थर्ड और ऑप्शन बना दिया उसने अपनी मर्जी से, वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी अपन सारी वैल्यूज पढ़ रहे हैं सारी की सारी माइनस में होगी। और तो ये आप नोट कर लो आप -31 बार और -1/3 से -31 बार तक की जो रेंज होती है वो अपने कैपिलरी वाटर की होती है। अभी हम कैपिलरी वाटर के अंदर एक और कैटेगरी पढ़ेंगे, वो अपनी जो कैटेगरी है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बता देती हूँ। अगर कैपिलरी वाटर पे फोर्स की बात करें कि जो अपना कैपिलरी वाटर है इस पे कौन से वाले फोर्स लगते हैं, जो बच्चों अपना कैपिलरी वाटर है यानी कि वो पानी जो कि पौधों को अवेलेबल है, जिसकी रेंज हमने पढ़ी -1/3 से लेके -31 बार तक है। और ये जो पानी होता है पौधों को अवेलेबल होता है क्योंकि सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो इसको होल्ड कर लेते हैं। ये बीच में जो मैंने छोटे छोटे बताए, जो माइक्रो पोर्स मैंने बताया जिनको हम कैपिलरी पोर्स बोल देते हैं, उन पोर्स में ये पानी प्रेजेंट रहता है। और अब हम बात करेंगे जो कैपिलरी वाटर है ये
भी आपको समझना ज़रूरी है कि ये पानी है, ठीक है, सॉइल में होल्ड रहता है, तो इस पे हमको ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से फोर्सेस या कौन कौन से बल इस पे लगे हुए हैं कि पानी होल्ड रह पाता है। तो सरफेस टेंशन की बात तो अपन ने डेफिनेशन में भी की थी कि भाई ये वो पानी वाला पानी है जिसपे सरफेस टेंशन लगता है। अब हम एक प्रॉपर बात करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। तो यहाँ पे इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला है आपका एडहेशन, सेकेंड है आपका कोहेजन फोर्स, थर्ड है आपका सरफेस टेंशन। अब हम कैपिलरी वाटर से ही एक वाटर और पढ़ेंगे, वो है अवेलेबल वाटर। ये वाटर मैं आपको कैपिलरी वाटर में इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ पानी ही है। अगर बच्चों एग्जाम में आपको पूछ ले कि कैपिलरी वाटर किससे बोलते हैं, तो हमको उसकी रेंज ही पूछेगा, वो टेंशन मत लेना। तो -1/3 से लेके -31 बार इसकी रेंज होती है। अभी कई बार वो क्या पूछ लेता कि अवेलेबल पानी किसे कहते हैं, यानी हम ये तो समझ चुके हैं कि जो कैपिलरी वाटर है वही वो एग्रीकल्चर में सबसे अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी है, क्योंकि वो पौधों को अवेलेबल होता है। लेकिन कई बार क्या है, डीप में और डेप्थ में जाके एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये अपनी रेंज है, यानी कि 1-3 से लेके -31 बार तक, इसमें भी एक रेंज ऐसी है जिसमें पानी अवेलेबल होता है पौधों को। कैपिलरी वाटर तो वो पानी है जो कि अपने पौधों के काम का है, मतलब सबसे ज़्यादा जिससे ग्रोथ के लिए बोल देते हैं, या फिर जो पानी सॉइल में होल्ड रहता है। अगर हम बात करें अवेलेबल वाटर का कि कैपिलरी में से भी वो कौन सा हिस्सा है जो पौधों को सबसे ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, इसी वजह से तो इसका नाम अवेलेबल बोला गया है, क्योंकि जो सारी की सारी रेंज है ये कैपिलरी वाटर की, सारी रेंज में पानी अवेलेबल नहीं होता है। ये चीज़ आप पढ़ोगे मास्टर्स में, आपको देखने के मिलेगी। मास्टर्स में आप जब जाओगे तो ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ये डेप्थ पे जा रहे हैं अपन। जो अवेलेबल वाटर की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई ऐसा पानी है जो कि अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब उपलब्ध है। किसको उपलब्ध है? तो ऑफकोर्स पानी, जो भी हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो अगर अवेलेबल वाटर की वो बात करें तो अपनी माइनस, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, माइनस, वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहे, से लेके -15 बार तक, यानी कि ये रेंज है अपन ने कैपिलरी वाटर की रेंज से ही निकाली है, बट अपने एक नई रेंज निकाल ली है यहाँ पे -1/3 से लेके -31 बार तक, यानी अपन ने एक बड़ी रेंज ली थी जो कि कैपिलरी वाटर के अंतर्गत आती है, कि हम बोल सकते हैं जो पौधों के जो सबसे ज़्यादा पानी वो जो काम में आता है। अब उसमें से अवेलेबल कौन सी वाली रेंज तक है? एक होता है ना कि मतलब हाँ भाई ये रेंज है जहाँ तक पौधे के सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो वो ही अपनी रेंज है 1/3 से लेके -1/15 बार तक, यानी ये वो पानी है जिसको हम अवेलेबल वाटर कह देते हैं। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन करता है तो आपको क्वेश्चन से वो जो भी आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर उसने पूछा कि कैपिलरी वाटर बताओ तो कितनी रेंज होती है, तो आपको बताना पड़ेगा -1/3 से लेके 31 बार तक। अगर पूछे वो अवेलेबल वाटर की रेंज कितनी होती है, तो अब मैंने पढ़ा है कि जो कैपिलरी वाटर की रेंज में से अपनी एक अलग रेंज है जिसपे पानी सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म में होता है, पौधों को सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है, तो वो अपनी रेंज है -1/3 से लेके -1 बार तक। ये आपको डिपेंड करता है कि जो आपका क्वेश्चन है उसने अवेलेबल वाटर पूछा है या फिर उसने अपना कैपिलरी वाटर पूछा है, या फिर रेंज किसकी पूछ रहा है, वो अवेलेबल की पूछ रहा है या कैपिलरी की पूछ रहा है। कई बार आपके क्या वो ऑप्शंस में भी कंफ्यूज कर देता है। वो रेंज तो ये बता देता है कि भाई 1/3 से लेके 31 बार तक, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ऑप्शन में वो कैपिलरी लिखता ही नहीं है। कई बार वो क्या करता है, कैपिलरी और अवेलेबल को ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है। रेंज आपको अवेलेबल वाली बता दी लेकिन अवेलेबल उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कैपिलरी वाली रेंज आएगी। तो आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको जिस तरीके से दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है, और तभी मैं बोल रही हूँ समझते हुए चलना है। अब आप अब ये कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कैपिलरी वाटर पे आता है तो आई थिंक आप कर सकते हो कि ये वो मैंने सबको बताया, पानी अवेलेबल फॉर्म में होता है, सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड फिल्म बना के, ये जो माइक्रोपोर्स होते हैं जिनको सॉइल्स के बीच में जो स्पेस होती है, कैपिलरी पोर्स होते हैं, उनमें पानी प्रेजेंट रहता है, प्लस इसकी रेंज अपनी 1/3 से लेके -31 बार तक है। और उसमें से हम अवेलेबिलिटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा पानी कौन सी रेंज पे अवेलेबल है, तो वो अपनी रेंज है -1/3 से लेके 15 बार तक। अभी तक आप समझ पा रहे होंगे, हमने ना
दो रेंज की बात करिए, -1/3 से लेके नीचे वाला रेंज जो कि ग्रेविटेशनल वाटर, -1/3 से लेके 1/3 से लेके -31 बार तक की रेंज जो कि है आपकी कैपिलरी वाटर, और उसी के बीच में से एक नई रेंज, क्योंकि कैपिलरी वाटर पौधों को अवेलेबल होता है लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन सा होता है, वो होता है अवेलेबल वाटर। तो आपकी आ गई -1/3 से 15 बार तक की रेंज। अगर बाई चांस मान लो कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपका जो सबसे अवेलेबल पानी होता है पौधों को, या पौधों के लिए जो सबसे, जो बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो पानी कौन सा होता है, ऑप्शन में उसने हाइग्रोस्कोपिक दे दिया है, या फिर ग्रेविटेशनल दे दिया है, या फिर उसने कैपिलरी दे दिया, और उसने अवेलेबल, 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको उसको कैपिलरी वाले ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको अवेलेबल वाटर पे जाना है, क्योंकि कैपिलरी एक वाइड रेंज है, ब्रॉड रेंज है, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है, यानी कि हाईली अवेलेबल वाटर बोल सकते हैं, वो 1/3 से लेके 15 बार, यानी कि जो इस रेंज पे होता है ना, वो बार पानी सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। आप जल्दी से इसको नोट कर लो इन रेंज को, और आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा जो थर्ड टाइप है, हम पढ़ेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बच्चों हम दो इरिगेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम 2 तरीके के पानी पढ़ चुके हैं, कैपिलरी वाटर और अपना ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल नाम से पता चल रहा है, जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ डाउनवर्ड फ्लो कर जाता है, पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाता है, यानी हम बोल सकते हैं ड्रेनेज हो जाता है, जो पौधों को अवेलेबल नहीं होता। थर्ड वाला है जो अपना हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। बच्चों अपना जो थर्ड वाटर है जिसको हमको पढ़ना है, हमने ग्रेविटेशनल पढ़ा, उसके बाद हमने कैपिलरी वाटर पढ़ा जो हमारे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल यूज़ वाला वाटर होता है। कैपिलरी में भी हमने एक और रेंज पढ़ी जिसको हम अवेलेबल वाटर रेंज कहते हैं, जो 1/3 से लेके -15 बार तक था। अब हम तीसरा पानी पढ़ेंगे, उससे भी ऊपर हाई रेंज पे चलते हैं। मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ, आपको मतलब सीक्वेंस वाइज आपको ध्यान में रखना है। 1/3 फिर 1/3 से 31 बार। अब हमारा जो थर्ड टाइप है वो है अपना हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये अपना तीसरा पानी है। इस हाइग्रोस्कोपिक वाटर में हमको पढ़ना है इसकी सबसे पहले रेंज कितनी होती है। ये पानी भी पहले बच्चों में आपको बता देती हूँ, पानी पौधों को अवेलेबल नहीं होता है, ना तो अपना ग्रेविटेशनल होता है ना अपना हाइग्रोस्कोपिक। अपना पानी जो है वो पौधों को अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले आपको इसकी रेंज बता देती हूँ। इसकी जो रेंज होती है ये यहाँ पे वापस नोट करना, -31 बार, -31 बार से लेके 10,000 बार तक होती है। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अवेलेबल यानी जो कैपिलरी वाटर की रेंज होती है -1/3 से लेके -31 बार तक होती है, कि वही पानी है जो कैपिलरी वाला वाटर है, वही पानी पौधों को अवेलेबल होता है। तो जाहिर सी बात है जो इस रेंज में नहीं आ रहा,
जो 1/3 से लेके 31 तक की रेंज में नहीं आ रहा वो पानी अनअवेलेबल है। अगर अब बात कर रहे हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, तो इसकी रेंज है -31 से लेके 10,000 बार, यानी कि ये पानी अपनी रेंज में नहीं है, तो ये भी पौधों को अनअवेलेबल है। प्लस ग्रेविटेशनल जो 1/3 से नीचे आ रहा था वो भी पौधों को अनअवेलेबल है। अब हम इसका आपको जो याद करने वाली चीज थी वो थी आपकी रेंज, क्योंकि क्वेश्चन इधर से ही बनेगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी बताती हुई जाऊंगी। पहला क्वेश्चन इसकी रेंज का पूछ सकता है कि वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की रेंज क्या होती है। तो हमने पढ़ ली -31 से लेके 10,000 बार तक। ये आप ना कॉपी में नोट कर लेना, घर पे एक बार वापस से रीडिंग भी कर लेना। फिर हम पढ़ेंगे एक्चुअली में हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते किसको है। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज होल्ड टाइटली टू द सॉइल पार्टिकल, यानी कि वापस ये बोल रहा है कि सॉइल पार्टिकल है उसके द्वारा जो होल्ड वाटर है वही हाइग्रोस्कोपिक वाटर में आएगा। जैसे अपना सॉइल पार्टिकल है, पहले हमने पढ़ा था कि जो सॉइल पार्टिकल के अंदर जो स्पेस रहता है, उस स्पेस में जो पानी प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, जो कि पौधों को अवेलेबल होता है। बट स्लाइड सा डिफरेंस है हाइग्रोस्कोपिक में। हाइग्रोस्कोपिक भी जो पानी होता है वो भी सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ ही होता है, पर जो पोर्स हैं, जो उसके अंदर की स्पेस है, वो स्पेस में नहीं होता। वो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल के चारों तरफ, जैसे कि एक पार्टिकल ले लेते हैं, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के चारों तरफ एक फिल्म सी बना लेता है, लेकिन ये पानी ना एडजॉर्ब्ड फॉर्म में रहता है, यानी कि ये जो पानी है ये जो चारों तरफ जो सॉइल का पार्टिकल है उधर प्रेजेंट रहता है और इसके सरफेस के ऊपर ही रहता है, जिसको हम एडजॉर्ब्ड फॉर्म बोल लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड नहीं है, यहाँ पे एडजॉर्ब्ड है। तो पहले मैं आपको एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब के बारे में बेसिक सा जो डिफरेंस है वो बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी मान लो कि कोई भी सरफेस है या सॉइल है, अगर पानी उसको पेनिट्रेट कर गया है, यानी कि हमने यहाँ पे पानी डाला वो उसके अंदर तक पहुँच गया है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। यानी कि AB यानी एब्जॉर्ब, यानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया है। दूसरा होला कि मान लो ये पार्टिकल है, वो पानी इसके अंदर इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया, सिर्फ सरफेस पे है, यानी कि इसकी जो आउटर सरफेस है ना सिर्फ इस पे है, इस चीज को हम बोलेंगे एडजॉर्ब। कोई है वो जो अंदर तक चला गया, यानी कि उसको हम बोलेंगे कि ठीक है अंदर वो रिटेन हो गया या उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसको अंदर तक है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब, यानी एब्जॉर्ब होना। और ये दूसरा जो ठीक है वो अंदर नहीं गया, वो सिर्फ सरफेस पे, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब। तो यही बेसिक डिफरेंस है एब्जॉर्ब का और एडजॉर्ब का। और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो आपका अंदर तक नहीं जाता। जैसे सॉइल पार्टिकल है, जो आपका सॉइल पार्टिकल है इसके अंदर नहीं जा रहा वो, मतलब यानी वो पानी अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, वो यहाँ पे फिल्म सी बना लेगा बाहर और बाहर ही पड़ा रहेगा, पार्टिकल के बाहर की तरफ पड़ा रहेगा, ना वो कोई पोर्स में जाता है ना कहीं एब्जॉर्ब होता है, नहीं वो एडजॉर्ब फॉर्म है, यानी कि ऊपर ही पड़ा हुआ है वो पानी, वो अंदर गया ही नहीं है। तो उस पानी को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो पानी होता है जो टाइटली रहता है सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ, यानी जो आपका मिट्टी का जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ टाइटली होल्ड रहता है बाय द एडजॉर्ब्ड फॉर्म। यानी कौन सी फॉर्म में, एडजॉर्ब्ड फॉर्म में, यानी कि अंदर पार्टिकल ने एब्जॉर्ब नहीं करा है, अपने अंदर नहीं लिया, वो ऊपर ही पड़ा है हुआ है बाहर सरफेस के ऊपर। जो सरफेस के ऊपर जो पड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्ब, यानी कि एडजॉर्ब फॉर्म में ये पड़ा हुआ है, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। और ये सारा का सारा जो पानी है ये पौधा यूज में नहीं लेता, सॉइल यूज में नहीं होती है, एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाता है ये पानी, यानी आपके वातावरण में, आपके एनवायरनमेंट में डिफ्यूज हो जाता है पानी। और इसकी जो रेंज है वो -31 बार से लेकर 10,000 बार तक है। आप ये इसकी रेंज नोट कर लो। फिर आपको कुछ मैं एंड में क्वेश्चंस बताऊंगी कि इसके क्वेश्चन से हाइग्रोस्कोपिक में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला आपका बन सकता है इसमें रेंज की, हाइग्रोस्कोपिक वाटर की रेंज क्या होती है -31 बार से लेकर 10,000 बार तक। दूसरा ये बन सकता है कि ये मतलब जो पानी होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल होता है या नहीं होता, तो वो हमको मतलब वो इसका आंसर है कि नहीं होता है। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो पौधों को नहीं मिलता, ये एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाता है। ये अपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कोई काम का नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल वाला एक, तो ये वो वाला पानी हो गया, इसका रेंज लिख लेना आप। अब हम नेक्स्ट, हमने अवेलेबल वाटर भी पढ़ा। अब हम दो टर्म्स पढ़ेंगे जो हम काफ़ी बार एग्जाम्स में आती है और बहुत बेसिक सी। एक तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट।